नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल ए टू जेड स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 6 हिंदी में पाठ नंबर 12 संसार पुस्तक है। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ में शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही में अगर आप लोगों ने अब तक मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया है तो जाके आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पर जितने भी वीडियोस आते हैं उनका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। संसार पुस्तक है। देखिए, इस पाठ के अंदर जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखे गए कुछ खतों के कुछ हिस्सा यहाँ पर दिया हुआ है। मतलब ये जो पूरा पाठ है ये असल में जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखे गए एक खत, मतलब एक पत्र का हिस्सा है। जब तुम मेरे साथ रहती थी तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। इसमें जो जवाहरलाल नेहरू हैं वो जिसको पत्र भेज रहे हैं उनसे ये कह रहे हैं कि जब तुम मेरे साथ में थी तब तुम मुझसे बहुत सारी बातें पूछा करती थी और मैं भी उन सब का जवाब देने मतलब तुमको उन सब का जवाब देने की खूब कोशिश किया करता था। लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने इरादा किया कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में हैं छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा सा देश है फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर इतना मैं समझा देता हूँ फिर आगे पढ़ाते हैं। देखिए, इसमें इन्होंने पत्र लिखकर कहा है कि जब तुम मेरे साथ में यहाँ पे थी तब तुम मुझसे बहुत सारे सवाल पूछा करती थी और मैं भी उसके जवाब देने की तुमको कोशिश किया करता था। लेकिन अब जब मैं इलाहाबाद में हूँ और तुम मसूरी में हो तो हमें इस प्रकार से बातचीत हो नहीं सकती है, मतलब हो नहीं पा रही है। इसीलिए मैंने ये इरादा किया है कि अब वो कभी कभी, मतलब जवाहरलाल नेहरू हैं, वो कभी कभी देश दुनिया की जो गाथाएँ हैं, जो कथाएँ हैं, वो पत्रों के द्वारा लिखकर उनको बताएंगे, मतलब पत्रों के द्वारा उनको बताएंगे। और अब ये कह रहे हैं कि तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का जो कुछ हाल है, मतलब हिंदुस्तान इंग्लैंड के बारे में तुमने इतिहास में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो कि इतना बड़ा देश है वो भी पूरी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा ही है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई हैं ध्यान रखना पड़ेगा, केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। देखिए, इसमें ये कह रहे हैं कि अगर तुम इस पूरी देश दुनिया की कहानी जानना चाहती हो तो तुम्हें इस दुनिया में मौजूद सभी देशों का, उनमें बसी सभी जातियों का, सभी का ध्यान रखना होगा। मतलब तुम्हें सभी के बारे में जानना होगा, सिर्फ उस देश के बारे में या उस जगह के बारे में मत जानो जहाँ पे तुम पैदा हुई हो, पूरी दुनिया के बारे में जानो। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ। और जो जवाहरलाल नेहरू हैं वो ये भी कह रहे हैं कि मुझे पता है कि इन छोटे छोटे खतों में मैं बस बहुत थोड़ी ही बातें आपसे कर सकता हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं हमारे भाई बहन हैं। और ये साथ में ये भी कहना चाहते हैं कि मैं ये आशा करता हूँ कि भाई जब भी तुम इन थोड़ी थोड़ी बातों को पढ़ोगी तो तुम इनको बड़ी ही शौक से और ध्यान से पढ़ोगी और तुम ये समझ पाओगी कि जो दुनिया है ये हमारी एक है और इसमें रहने वाले जो सभी मनुष्य हैं वो हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी और जब तुम बड़ी हो जाओगी तब तुम दुनिया का हाल और मनुष्य के बारे में मोटी मोटी और बड़ी बड़ी किताबों में तुम पढ़ोगी। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी ना मिला होगा।
और मनुष्यों के बारे में उन किताबों में पढ़ के तुम्हें जितना आनंद मिलेगा, उतना आनंद तुम्हें कभी किसी कहानी या उपन्यास को पढ़ के नहीं मिलेगा। या तो तुम जानती ही हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी ना था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज़ ना थी। अब जो ये जवाहरलाल नेहरू हैं, ये बता रहे हैं कि तुम इतना तो जानती हो कि भाई मनुष्य को धरती पे आए ज़्यादा समय नहीं हुआ है। ये जो धरती है ये मनुष्य से क्या मतलब बाकी सभी चीज़ों से बहुत ज़्यादा पुरानी है। ये धरती लाखों करोड़ों साल पुरानी है और मनुष्य से पहले यहाँ पे सिर्फ जानवर रहा करते थे और जानवर से पहले इस धरती पे कुछ भी नहीं था, मतलब इस धरती पे बिल्कुल भी जीवन नहीं हुआ करता था। आज जब यह दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस ज़माने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ नहीं था। और आज का ज़माना जब यहाँ पे खूब सारे जानवर और मनुष्य मिल जाते हैं, तब आज के ज़माने में ऐसे ज़माने की मतलब कि उस ज़माने की कल्पना करना जिस ज़माने में कुछ भी नहीं था, बड़ा ही मुश्किल है। लेकिन विज्ञान जानने वाले और विद्वानों ने जिन्होंने इस विषय में खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक समय ऐसा था जब यह धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज़ें नहीं रह सकती थी। लेकिन जो वैज्ञानिक हैं और जो विद्वान लोग हैं जिन्होंने इस विषय में पढ़ा है, जिन्होंने इस विषय में खूब शोध किया हुआ है, उन्होंने ये लिखा है कि भाई कई हज़ारों मतलब कई लाखों साल लाखों करोड़ों साल पहले ये धरती बहुत ही गर्म हुआ करती थी, इतनी ज़्यादा गर्म कि यहाँ पे कोई जीवन हुआ ही नहीं करता था, कोई जानदार चीज़ हुआ ही नहीं करती थी। और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय ज़रूर रहा होगा। और अगर हम उनकी किताबों को पढ़ते हैं और जो पुराने ज़माने के मतलब जो बहुत पुराने समय से चले आ रहे पहाड़ हैं, नदियां हैं और जो जानवरों की मिली हुई हड्डियां हैं, उनको हम गौर से देखते हैं तो हम ये महसूस कर पाएंगे कि वैसा समय जिस प्रकार से विद्वानों ने कहा है, हो सकता है वैसा ही हुआ करता होगा। तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने ज़माने में तो आदमी पैदा ही ना हुआ था। किताब कौन लिखता? तब हमें उस ज़माने की बातें कैसे मालूम हो? या तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालेंगे। यह बड़े मज़े की बात होती, क्योंकि हम जो चीज़ें चाहते सोच लेते और सुंदर परियों की कहानी गढ़ लेते। देखिए, इसमें ये कह रहा है कि भाई एक जो मतलब काफ़ी सवाल है वो है ये कि भाई तुम इतिहास की किताबों में ही ये पढ़ सकती हो, मतलब इतिहास की किताबों में तुम ये पढ़ सकती हो कि भाई पुराने ज़माने में आदमी ही पैदा नहीं हुए थे, मतलब पुराने ज़माने में तो कोई था ही नहीं। जब था ही नहीं तो भाई किताबें किसने लिखी? अब ऐसा तो है नहीं कि भाई किसी ने अपने मन से किताबें गढ़ ली हों कि हाँ पुराने ज़माने में ऐसा ऐसा होता होगा। अगर ऐसा होता तो लोग अपने मन से बैठे बैठे कोई भी कहानी गढ़ लेते, कोई भी परियों की कहानी या फिर कोई भी कहानी गढ़ लेते और वही इतिहास हो जाता। लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए वह ठीक कैसे हो सकती है? अब यही कह रहे हैं कि लेकिन अगर ऐसी कहानी गढ़ भी ली जाती, मतलब परियों की कहानी गढ़ भी ली जाती, तो ऐसी कहानी जिसको बिना किसी सबूत या बिना किसी चीज़ के मतलब बिना किसी भी चीज़ के बिना के गढ़ा जाए, वो भला सच कैसे हो सकती है? लेकिन खुशी की बात है कि उस पुराने ज़माने की लिखी हुई किताबें ना होने पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम उतनी ही बातें मालूम होती हैं जितनी किसी किताब से होती। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि पुराने समय की किताबें ना होने के बावजूद हमारे पास कई ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिनको देखकर हम पुराने समय का अनुमान लगा सकते हैं, जिनसे हमें पुराने समय की बातों का पता चलता है। ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों के पुरानी हड्डियाँ और इस तरह की और कितनी ही चीज़ें हैं। और ये सब क्या हैं जिनसे हमें पुराने समय का पता लगता है? वो है पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डी और भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि हमको इतिहास का पता लगता है, जिनसे हम दुनिया का पुराना हाल जिससे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है और इनसे हम जो दुनिया का पुराना हाल था उसको हम मालूम कर सकते हैं।
मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। और ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ इतिहास जानने का सही तरीका ये नहीं है कि हम दूसरों द्वारा लिखी हुई जो किताबें हैं उनको पढ़ लें और बस हो गया इतिहास। अगर हम जानना चाहते हैं तो हम खुद से जो संसार रूपी किताब है, मतलब जो संसार है, उस पर खुद से शोध करें और खुद से हम शोध करके इन सब चीज़ों को पता करें। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़ी ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि तुम पत्थर और पहाड़ों को पढ़कर, मतलब पत्थरों और पहाड़ों के बारे में और जानकर उनके हाल को जानना सीख जाओगी। सोचो कितनी मज़े की बात है, एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो। शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आना चाहिए। इसमें यह है कि सोचो कितनी मज़े की बात है कि भाई सड़क के किनारे पड़ा हुआ एक छोटा सा कंकड़, मतलब कोई भी सड़क के किनारे पड़ा हुआ एक छोटा सा कंकड़, वो हमारे इतिहास के किसी एक बहुत ही बहुत ही बड़ी घटना या फिर इतिहास की किसी एक घटना का भाग रहा हो। मानो वो संसार की पुस्तक का क्या हो, एक पृष्ठ यानी कि एक पन्ना रहा हो, और तुम उससे शायद कोई नई चीज़ सीख पाओ। लेकिन तुम्हें उससे वो नई चीज़ तभी तुम सीख पाओगी जब तुम्हें उन पत्थरों को पढ़ना आता होगा। कोई जुबान, उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें अक्षर सीखने होते हैं। इसमें ये कह रही है कि कोई भी भाषा जो है उसको सीखने के लिए तुमको अक्षर उस भाषा के आने चाहिए। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताबों से पढ़ सकोगी। और इसीलिए तुम्हें अगर प्रकृति की भाषा सीखनी है तो पहले तुम्हें इसके लिए क्या सीखनी होगी, जो प्रकृति के अक्षर हैं उनको सीखना होगा, जिससे कि तुम जो पहाड़ हैं, जो पत्थर हैं, जो चट्टानें हैं, उनके बारे में और सीख पाओ। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो, शायद तुम अभी उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? और जब तुम कोई छोटा सा नन्हा सा गोल गोल खूब चमकीला सा पत्थर देखती हो, क्या वो पत्थर तुम्हें कुछ बताता नहीं है? यह कैसा गोल, चिकना और चमकीला हो गया, और उसका खुदरते किनारे या और कोने क्या हुए? और वो तुमको ये बतलाता नहीं कि आखिर भाई वो जो पत्थर था वो कैसे चमकीला सा गोला बन गया, और उसके जो खुदरे किनारे थे वो आखिर क्या हो गए, मतलब उसके जो खुदरे किनारे थे वो आखिर कहाँ चले गए और उनका क्या हुआ। अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुदरा और नुकीला होता है। अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़ोगी तो उसके जितने भी टुकड़े हैं वो सब कैसे होंगे? खुदरे और नुकीले होंगे। यह गोल चिकना रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होते, और किसी चिकने पत्थर की तरह, मतलब गोल चिकने पत्थर की तरह बिल्कुल भी वो देखने में नहीं होते। फिर यह रोड़ा कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोला हो गया? तो आखिर जब वो होते नहीं है तो ये जो पत्थर है ये इतना चिकना, चमकीला और गोल कैसे हो गया है? अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने तो उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो, और अगर तुम्हारी आंखें देखें और तुम कान से सुन पाओगी तो तुम उस पत्थर की कहानी, उस पत्थर के जुबानी सुन पाओगी। मतलब ये कह रहे कि अगर तुम्हें पत्थरों और पहाड़ों की जानकारी होगी तो तुम उस पत्थर को देखकर अंदाज़ा लगा सकती हो कि भाई उसके साथ अतीत में क्या क्या हुआ होगा। वह तुमसे कहेगा कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजर गए हैं, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। ठीक उसी टुकड़े की तरह उसने किनारे और कोने थे जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा हो, तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले आया। वहाँ से एक पहाड़ी नाले ने ढकेल कर उसे एक छोटे से, देखिए इसमें मैं आपको यहाँ तक समझा देता हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट पेज में इसके आगे समझ लेंगे।
तो देखिए इसमें ये कह रहे हैं कि अगर तुम समझ पाओगे तो हो सकता है तुम्हें पत्थर की जो कहानी है वो समझ में आए, और पत्थर हो सकता है तुमसे ये कहे कि वो भी किसी मामूली पत्थर की तरह, जैसे कोई मामूली पत्थर जो कि चट्टान से तोड़ो हमारा नुकीला होता है और खुरदरा होता है, वैसे वो भी नुकीला और खुरदरा हुआ करता था और पहाड़ के बीचों बीच हुआ करता था। लेकिन फिर तेज़ वर्षा हुई, मतलब तेज़ बारिश आई, और बारिश का पानी इसे वहाँ पहाड़ से घसीट कर कहाँ ले आया, इसे वो घसीट कर एक छोटी सी घाटी में ले आया। वहाँ से एक पहाड़ी नाले ने ढकेल कर उसे छोटे से दरिया में पहुँचा दिया, और वहाँ से जो पहाड़ी नाला है उसने उसको ढकेल के क्या किया, एक छोटे से दरिया में पहुँचा दिया। इस छोटे से दरिया में वह बड़े दरिया में पहुंचा, और इस छोटे से दरिया से वो किस में पहुंचा, एक दूसरे बड़े से दरिया में पहुंचा। इस बीच वह दरिया के पैंदे, सॉरी ये है पैंदे, ठीक है, वह पैंदे में लुढ़कता रहा, और इस बीच जब वो रास्ते में आ रहा था तो वो क्या, जो दरिया का नीचे का हिस्सा है वहाँ पे लगातार लुढ़कता रहा, और बार बार घिस घिस कर वो कैसा हो गया, वो चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने, और इस तरह वो कंकड़ बना जो कि तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया, और किसी कारण से दरिया उसे छोड़ गया और तुमने उसको पा लिया। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता और समंदर के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता। और अगर उस कंकड़ को दरिया नहीं छोड़ता और अपने साथ ले जाता तो ऐसे ही घिसते घिसते वो किसी छोटे से बालू के कण जितना, मतलब बालू के जर्रे जितना हो जाता, और समंदर के किनारे जाके अपने भाइयों से मिल जाता, मतलब वो एक बीच टाइप का बन जाता, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता, मतलब जहाँ पे वो एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू का घरौंदा बनाते। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है तो पहाड़ और दूसरी चीज़ों से जो हमारे चारों तरफ है हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती हैं। तो ये है हमारा पूरा का पूरा चैप्टर, जिसके लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। चलिए, ये तो हो गया पूरा पार्ट। उम्मीद है आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा। अब ज़रा हम लोग इसके प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है? तो इसका उत्तर होगा, लेखक ने पेड़ पौधे, पत्थरों, नदियों, जंगलों आदि प्राकृतिक चीज़ों को प्रकृति का अक्षर कहा है। अगला प्रश्न है, लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी? तो इसका उत्तर है, लाखों करोड़ वर्ष पूर्व हमारी धरती बहुत गर्म थी और इस पर जीवन नहीं था। अगला प्रश्न है, दुनिया का पुराना हाल किन चीज़ों से जाना जाता है? कुछ चीज़ों के नाम दो। तो इसका उत्तर होगा, दुनिया का पुराना हाल पहाड़, समुद्र, नदियाँ, जंगल के जानवरों की पुरानी हड्डियों, पत्थर के टुकड़ों से जाना जाता है। अगला है, गोल चमकीला रोड़ा अपनी क्या कहानी बताता है? तो इसका उत्तर होगा, पहले वह चट्टान का टूटा हुआ नुकीला खुरदरा टुकड़ा था। बारिश के पानी में बहकर वह छोटी घाटी तक आया। पानी के साथ निरंतर ढकेले जाने के कारण उसके कोण घिसकर गोल और चमकदार बन गए। अगला प्रश्न है, गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया और आगे ले जाता तो क्या होता? विस्तार में उत्तर दो। तो इसका उत्तर होगा, गोल चमकीले रोड़े को अगर दरिया और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक कण बन जाता और समुद्र के किनारे पहुंचकर अपने जैसे ही रेत के अन्य कणों से मिल जाता। अगला प्रश्न है, नेहरू जी ने इस बात का हल्का सा संदेश दिया है कि दुनिया कैसे शुरू हुई होगी। उन्होंने क्या बताया? पाठ के आधार पर लिखो। तो इसका उत्तर है, उन्होंने बताया कि यह पृथ्वी लाखों करोड़ वर्ष पुरानी है। यह पृथ्वी बहुत गर्म थी, मतलब पहले यह पृथ्वी बहुत गर्म थी। पहले यहाँ जीवन नहीं था। करोड़ों वर्षों बाद पृथ्वी ठंडी हुई और फिर धीरे धीरे वनस्पति, छोटे छोटे जीव जंतु और फिर मनुष्य का जन्म हुआ। इस तरह दुनिया की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है हमारा पत्र से आगे। तो पहला है, लगभग हर जगह दुनिया की शुरुआत को समझाती हुई कहानियाँ प्रचलित है।
तुम्हारे यहाँ कौन सी कहानी प्रचलित है। मतलब यह है कि दुनिया के हर कोने में लगभग ऐसी कोई ना कोई कहानी फैली हुई है जो कि दुनिया की शुरुआत की बात बताती है। आपके क्षेत्र में ऐसी कौन सी कहानी फैली हुई है? तो भाई हमारे क्षेत्र में तो वो भगवान वाली कहानी फैली कि भाई भगवान ने दुनिया बनाई है, ऐसी कहानी बड़ी प्रचलित है। अगला है, तुम्हारी पसंदीदा किताब कौन सी है और क्यों? मतलब आपकी मनपसंद कौन सी किताब है और क्यों? तो जो भी आपकी मनपसंद किताब है उसका नाम लिख दो और उसका कारण लिख दो। अगला प्रश्न है, मसूरी और इलाहाबाद भारत के किन प्रांतों के शहर हैं? तो मसूरी भाई उत्तराखंड का और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का शहर है। चौथा प्रश्न है, तुम जानते हो कि दो पत्थरों को रगड़ कर आदि मानव ने आग की खोज की थी। उस युग में पत्थरों का और क्या क्या उपयोग होता होगा? तो इसका उत्तर है, आदि मानव पत्थर का इस्तेमाल आग जलाने के अलावा मकान बनाने, हथियार व औजारों के रूप एवं जानवरों का शिकार करने के लिए करते थे। अगला प्रश्न है, अनुमान और कल्पना। हर चीज़ के निर्माण की एक कहानी होती है, जैसे मकान के निर्माण की कहानी, कुर्सी, गद्दे, रजाई के निर्माण की कहानी हो सकती है। इसी तरह वायुयान, साइकिल अथवा अन्न की यात्रा के निर्माण की कहानी भी हो सकती है। कल्पना करो, यदि रसगुल्ला अपने निर्माण की कहानी सुनाने लगे तो वह पहले दूध था, उसे दूध से छेना बनाया गया, उससे गोल आकार दिया गया, चीनी की चाशनी में डालकर पकाया गया, फिर उसका नाम पड़ा रसगुल्ला। तो रसगुल्ले की ऐसी कहानी हो सकती है। तुम भी किसी चीज़ के निर्माण की कहानी लिख सकते हो। इसके लिए तुम्हें अनुमान और कल्पना के साथ उस चीज़ के बारे में कुछ जानकारी भी एकत्र करनी होगी। मान लो भाई आपने एक पेड़ की जानकारी दी, तो पेड़ कैसे अपनी कहानी सुनाएगा कि पहले मैं एक फल का छोटा सा बीज था, फिर फल पक गया, मैं ज़मीन पे जाके गिरा और फिर ज़मीन में मैं मिट्टी में धंस गया, मुझ पे मिट्टी, पानी और मुझे ऊष्मा मिली, जिससे कि मैं छोटे से पौधे में अंकुरित हो गया और आज मैं स्वयं एक विशालकाय पेड़ हूँ और मुझ में कई सारे फल लग रहे हैं। तो इस प्रकार से पेड़ भी अपनी कहानी बता सकता है। तो ऐसे ही आपको कोई कहानी खुद से बना के यहाँ पे लिखनी होगी। अगला है भाषा की बात। इस बीच वह दुनिया में लुढ़कता रहा। नीचे लिखी क्रियाएं पढ़ो। क्या इनमें और लुढ़कने में तुम्हें कोई सामान्य नज़र आता है? इसमें ये कह रहा है कि भाई नीचे 3 क्रिया दी है, कौन सी? ढकेलना, गिरना और खिसकना। ये 3 क्रियाएं दी हुई हैं। आपको बताना है कि क्या ये क्रियाएं किसी तरीके से लुढ़कना क्रिया से संबंधित हैं, मतलब उसके समान आ रही हैं, और ये आपको वाक्य बना के दिखाना होगा। तो ये लो मैंने वाक्य बना लिया। भाई ढकेलना, सभी ने साथ ढकेलकर पत्थर को ढकेल दिया। गिरना, रानी गिर पड़ी। और घसीटना, और खिसकना, थोड़ा खिसक कर बैठ जाओ। ठीक। अगला है हमारा चमकीला। एक सेकंड, देखिए मैं इसको डायरेक्ट समझा देता हूँ। इसमें कह रहा है भाई चमकीला, चमकीला किससे बना हुआ है? चमकीला हमारा चमक जो कि एक संख्या शब्द है और ईला जो कि एक प्रत्यय है, उससे जोड़कर बना है। ऐसे ही हमारे कुछ नीचे शब्द दिए हैं, आपको इसमें प्रत्यय जोड़ के बनाना होगा। जैसे कि पत्थर का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा पथरीला। कांटा का क्या हो जाएगा? कटरीला। वैसे रस का क्या हो जाएगा? रसीला। और जहर का क्या हो जाएगा? जहरीला। अगला प्रश्न है, देखिए मैं आपको डायरेक्ट समझाता हूँ यहाँ पे क्या कह रहे हैं। देखो ये कह रहे हैं कि भाई यह मतलब 2 वाक्यों को मिलाकर बना है। इन 2 वाक्यों को जोड़ने का काम जब तो तब कर रहे हैं, इसे योजक कहते हैं। देखो इसमें ये कह रहा है कि ऐसे शब्द जो कि 2 वाक्यों को जोड़ो क्या कहलाएंगे? योजक कहलाएंगे। आपको ऐसे योजक से ये जो खाली रिक्त स्थान है इनको भरना होगा। और ये रहे योजक, ये लिखे हुए हैं हमारे, ठीक है। तो आपको इनको भरना हो, तो ये लो मैंने भर दिया। पहले वाले में है, कृष्ण फिल्म देखना चाहता था परंतु मैं मेले में जाना चाहता था। दूसरा है, मुनिया ने सपना देखा कि वह चंद्रमा पर बैठी है। अगला है, छुट्टियों में हम या दुर्गापुर जाएंगे या जलंधर। चौथा है, सब्जी कटवा कर रखना ताकि घर आते ही मैं खाना बना लूँ। अगला है, यदि मुझे पता होता कि शामिनी बुरा मान जाएगी तो मैं ये बात नहीं करता। ये वाला ऊपर वाला कट कर दो। इसके बाद में अगला है, इस वर्ष फसल अच्छी नहीं हुई इसीलिए अनाज महंगा है। और आखिरी है, विमल जर्मन सीख रहा है ना कि फ्रेंच।
तो ये मैंने इन सब का प्रयोग करके ऊपर के फिल इन दी ब्लैंक्स को भर दिया है। और यही है हमारे आज का पूरा पार्ट, और इसी के साथ में हमारा ये पार्ट खत्म। अगर आपको इस पार्ट को लेकर कोई भी सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।